नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। पिछले लेक्चर में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कैलकुलेशन किया, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना। तो विद्युत क्षेत्र हमने पिछले एपिसोड से चालू किया है। अब मैंने आपको पिछले एपिसोड में समझा दिया था कि हम सभी सिस्टम के कारण अंत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ही गणना करेंगे। ये मैंने आपको पिछले एपिसोड में समझा दिया, आप सुनेंगे है ना। अब अगला निकाय आएगा यानी नेक्स्ट सिस्टम, ये आएगा विद्युत द्विध्रुव। पहले मेरी बात को ध्यान से सुने, फिर आगे बात करेंगे। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सब नेक्स्ट निकाय है इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। मैं आपको अगर नहीं भी कहा हो मैंने, तो अब मेरी बात को ध्यान से समझना। हमारा अल्टीमेट टारगेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना है, कंफर्म, क्लियर। लेकिन यह ध्यान रखें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डायरेक्ट आपके सामने नहीं आएगी। पहले आपको जिस भी सिस्टम के कारण आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, उस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो आप भी समझ होंगे, मैं भी समझा रहा हूं कि मुझे निकालना तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। इस काम के लिए अभी अपने को बहुत सारी तैयारी करनी है। तो सब अपना मोटिव तो क्या है? विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना, है ना। अब उसके लिए अपने को पहले पढ़ना पड़ेगा विद्युत बल रेखाएं, फिर पढ़ना पड़ेगा विद्युत द्विध्रुव, फिर अपने को पढ़ना पड़ेगा कि आइडेंटिफिकेशन या विद्युत द्विध्रुव की पहचान। ये 3 टॉपिक पढ़ चुकने के बाद फिर आएगा विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मेरे आपसे ये कहना है कि हमारा इस चैप्टर का मोटिव है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन आप सोचते हो कि हाँ भाई अब इसके कारण निकाल दो, अब इसके कारण निकाल दो, अब इसके कारण चैप्टर क्लोज। नहीं, ये चैप्टर बहुत बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है। इसमें बहुत तरीके से काम चलता है। ये ऐसे नहीं कि डायरेक्ट सिस्टम आपके सामने आ जाए। तो चलो साहब, अब तैयारियां किसकी? विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। लेकिन उन तैयारियों के लिए कितने टॉपिक जाएंगे अब आप देखें। तो सबसे पहले आज का टॉपिक, चैप्टर अभी चेंज नहीं हुआ है, चैप्टर स्थिर विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र चल रहा है। विद्युत बल रेखाएं, क्लियर, या बोले विद्युत क्षेत्र रेखाएं, या बोले विद्युत फ्लक्स रेखाएं, है ना। तो साहब इसके नाम में क्या रखा है, कुल मिला के आपको तो बात समझनी है। विद्युत बल रेखाएं, विद्युत फ्लक्स रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब ये टॉपिक, इसकी भूमिका समझ लें। हमारी पढ़ी हुई, जो हमने पिछले एपिसोड में पढ़ी, बातों में कहीं ऐसी व्यवस्था है जिसको समझाने में या बच्चों को समझने में तकलीफ आती है। कैसे? एक व्यवस्था है साहब, जैसे आवेश Q1 और Q2 के मध्य बल। अब Q1 और Q2 के मध्य बल कैसे? ये तो दूर दूर है, तो Q1 Q2 को कैसे प्रभावित कर रहा है? आखिर इनके बीच में लिंक क्या है? तो कैसे प्रभावित कर रहा है और इनके बीच का लिंक क्या है? जवाब चाहिए, बच्चों को तो जवाब चाहिए।
दूसरी प्रॉब्लम, स्थिर आवेश, इसके चारों ओर का ये क्षेत्र। भैया क्षेत्र कौन सा क्षेत्र? जिसमें अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है। तो अन्य आवेश बल अनुभव क्यों करता है, या यह आवेश अपने चारों तरफ ऐसी क्या व्यवस्था रखता है जिसके कारण आप इसके चारों ओर के क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कह रहे हो? अब साहब ये समस्या बच्चे को समझाने में आती है। बच्चा कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी रखता है, उसके दिमाग में उत्सुकता रहेगी कि यार आवेश दूर होने के बाद भी क्यों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र डेवलप कर लेता है, ये कौन सा क्षेत्र है? तो साहब इसको समझाने के लिए वैज्ञानिक फेराडे ने कल्पना की, इमेजिनेशन। आप फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे, बहुत सारी जगह फिजिक्स में कल्पनाएं काम आती हैं, कल्पनाएं करनी पड़ती है, ये उसी से चलता है सारा काम। लेकिन विद्युत बल रेखाओं जैसी कल्पना आप शायद ही कोई देखो। ये इतना सटीक इमेजिनेशन है कि आपको ये काल्पनिक रेखाएं जिनको मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ये एकदम रियल लगेंगी, इतनी रियलिटी इनके अंदर डाली गई है। तो मेरा अपना अनुभव देखता है कि ठीक है, फिजिक्स में फला जगह ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, ढिका जगह ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, पर ऐसा सटीक अजम्पशन मेरे को देखने में नहीं मिलता है। बहुत अच्छा इमेजिनेशन है। तो फेराडे ने विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाओं की कल्पना की। उद्देश्य आप समझिए, ये तो समझाना ही है और विद्युत क्षेत्र को दर्शाना है। उसके लिए फेराडे एक कल्पना प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या है साहब विद्युत बल रेखा? फेराडे के अनुसार विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में वह काल्पनिक निष्कोण, जिनका कोई निश्चित कोण नहीं, काल्पनिक निष्कोण सतत टूटी हुई नहीं, कंटिन्यू सतत रेखाएं हैं जिन पर स्वतंत्र रूप से एकांक धनावेश को गतिशील माना जाता है या माना गया है। तो रेखाएं काल्पनिक हैं। इन रेखाओं पर स्वतंत्र रूप से इकाई धनावेश को मूवेबल मानते हैं, गतिशील मानते हैं। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन होगी, रेखाएं काल्पनिक, ये बताएं। अब इसके गुण है ना, गुण में अपन चांस ले सकते हैं। गुण में चांस इसलिए सकते हैं कि गुण अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं एकेडमिक में, तो हो सकता है आपसे कोई इसके 2 गुण पूछ ले, है ना। वो शुरुआत में जो मैं बताऊंगा आपको इजी वाले बताऊंगा। फिर मुझे आवश्यकताएं हैं, कुछ ऐसी चीजें जो आगे जरूरतें हैं हमारी, तो उस हिसाब से फिर अपन आगे और चीजें करते रहेंगे, है ना। लेकिन शुरुआती गुण में इसीलिए पहला गुण, ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो सदैव धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। यानी धन से ये स्टार्ट होंगी, ये धन आवेश है, यहां से स्टार्ट होंगी, ये ऋण आवेश है, यहां पर ये समाप्त होंगी। अब प्रारंभ होना और समाप्त होना तीर से है। प्रारंभ होंगी तो तीर देखो बाहर की तरफ है, और ऋण पर समाप्त होंगी तो तीर अंदर की तरफ है, जैसा आपको चित्र में दिखा दिया है ना। तो ये रेखाएं काल्पनिक है जो धन से प्रारंभ होती है और ऋण पर समाप्त होती है।
समाप्त और प्रारंभ को मैं थोड़ा सा आपको तीर की दिशा से समझा दूं, है ना। एक पे तीर बाहर की तरफ दिख रहा है और एक पर अंदर की तरफ दिख रहा है। धन और ऋण को एक साथ दिखाऊं मैं तो ये धन और ये ऋण, देखो धन से चलती ऋण पर समाप्त होती, ऐसा ही मैंने बोला है अभी आपको। अब देखिए, यहां से धन से निकलने वाली सभी इसी ऋण पर जाएं, ये जरूरी नहीं है ना, क्योंकि ऋण तो अनंत पर भी है। तो देखो, धन से निकलने वाली इस ऋण को तो जाएंगी ही जाएंगी, लेकिन ऋण अनंत पर भी है तो ये अनंत की ओर भी गमन करेंगी। इसी प्रकार इस ऋण पर इस धन से तो आएंगी, लेकिन अनंत पर भी धन है, वहां से आने वाली भी रेखाएं इसके पास आएंगी। क्लियर सर? ये कंबाइंड बना दिया दोनों का साथ में, है ना। हाँ, अगर मान लो आप कहते हैं दोनों धन धन हो तो फिर ध्यान रखना, दोनों अगर धन धन है तो फिर ये रेखाएं एक दूसरे पर पार्श्व दाब आरोपित करेंगे, लेटरल प्रेशर। इस पे भी +1 मूवेबल है, इस पे भी +1 मूवेबल है, तो रिपल करेंगे, इसको पार्श्व दाब कहते हैं। फिर ये एक दूसरे को क्या करने लग जाती है, प्रतिकर्षित करने लग जाती है। और ये किससे अटैच है, आवेश से, तो डेफिनेटली आवेश भी एक दूसरे को क्या करने लग जाएंगे, या एक दूसरे से कहां जाने लग जाएंगे, दूर जाने लग जाएंगे। और दूर जाने लग जाएंगे तो इस बीच में ऐसे बहुत सारे बिंदु होंगे जहां पर से कोई बल रेखा नहीं गुजरती, और जहां से बल रेखा नहीं गुजरती फिर वहां विद्युत क्षेत्र नहीं है ना। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की कल्पना फेराडे ने विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए की है ना। अब जहां पर बल रेखा नहीं, वहां पर विद्युत क्षेत्र भी नहीं। तो सब ये जब सह जाती हैं, दोनों धन धन है, तो बल रेखा एक दूसरे पर पार्श्व दाब आरोपित कर रही हैं। बल रेखा एक दूसरे से दूर जा रही हैं। बल रेखाएं क्योंकि आवेश से अटैच है, तो आवेश भी एक दूसरे से दूर जाएंगे, आवेश भी एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो इस मध्य में कोई बल रेखा नहीं होगी, और जहां बल रेखा नहीं है वहां पर विद्युत क्षेत्र भी नहीं है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र 0 होगा। इस मध्य के क्षेत्र को, जहां पर कोई बल रेखा नहीं गुजरती, इन पर स्थित बिंदुओं को न्यूट्रल पॉइंट यानी उदासीन बिंदु कहते हैं। तो ये न्यूट्रल पॉइंट है, खूब सारे हैं न्यूट्रल पॉइंट दो आवेशों के बीच। अब एक बात जो मैंने यहाँ कही उसी से संबंधित बात मैं दिखा देता हूं, है ना। मैंने अभी आपसे कहा कि बल रेखा नहीं तो विद्युत क्षेत्र भी नहीं, है ना। एक मिनट इसको माइक को सही कर ले अपन। हाँ, तो बल रेखा नहीं तो मैंने कहा विद्युत क्षेत्र भी नहीं। तो फिर आप दिमाग में ही लाएंगे कि देखो यहाँ पे बल रेखा नहीं है, यहाँ पे 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 नहीं है, तो यहाँ भी विद्युत क्षेत्र नहीं, वहां सब जगह बल रेखाएं हैं। लेकिन अब इस क्षेत्र को कितनी देर तक रगड़ते रहोगे आप, बहुत सारी रेखाएं कहां तक बनाते रहोगे, ये हर जगह रेखा कितनी पड़ेगी। जैसा आपने देखा होगा कपास का बीज, कपास के बीज में बीज के चारों तरफ तंतु होते हैं, तो इनका ओरिजिनल थोट अगर लें आप बल रेखा की, तो ओरिजिनल थोट तो ये वाली है जो मैं आपके सामने बना रहा हूं। लेकिन अपन इतनी मेहनत तो कौन करेगा, इसलिए अपन तो सिंबॉलिक बना लेते हैं। तो वहां आवेश के समीप बल रेखा नहीं हो, ऐसा संभव नहीं है ना। तो सब वो तो अपन सिंबॉलिक थोड़ा सा ही बनाते हैं, इससे अपन बाकी आप इन चित्रों को ऐसा समझिए सघन, है ना, बस सिंबॉलिक में जैसे। तो मैंने पहला गुण बताया आपको कि काल्पनिक रेखाएं हैं जो सदैव धनावेश से प्रारंभ हो ऋणावेश पर समाप्त होती है। ठीक है ना।
मैं बार बार इसको चेंज करता रहूंगा और प्रॉपर्टी आगे से आगे बताता रहूंगा। अब दूसरा गुण है ना, दूसरा गुण है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा उस बिंदु से गुजरने वाली बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा दर्शाते हैं। मैं दिखा देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए इस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा जाननी है, इस बिंदु, इसको बिंदु को P बोलते हैं। तो मेरे कथन अनुसार यहां से गुजरने वाली बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींचो, खींच दी। ये स्पर्श रेखा बिंदु P पर किसकी दिशा को दर्शाती? विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। ठीक है सर, ये मैं बोल रहा था गुण नंबर 2 में, है ना। अब आ जाइए गुण नंबर 3, 2 समझाई दी मैंने, है ना। अब तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरा गुण है विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं, है ना। ये बल रेखा है, ये मान लीजिए एक दूसरे को काट गई। अब काट गई तो आपने पूछ लिया कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बिंदु P पर। अभी गुण नंबर 2 में मैंने बोला है विद्युत क्षेत्र की दिशा वहां से गुजरने वाली बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा से दर्शाते हैं। तो यहां से तो 2 बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की ये भी दिशा होगी और ये भी दिशा होगी। आप इस बात को जानते हैं विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसकी एक निश्चित दिशा ही संभव है, विभिन्न दिशाएं संभव नहीं है। तो सर ये बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। अगर काटेंगी तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र भिन्न भिन्न दिशा में होगा, जो संभव नहीं है। ये प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 4, ये सतत रेखाएं हैं, टूटी हुई नहीं, यानी टुकड़े टुकड़े मत दिखाओ इन्हें। जो धन से प्रारंभ हो ऋण पे समाप्त होती है, ऋण से धन की ओर नहीं आती है। यानी विद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बना सकती हैं। ये तो सही है, राइट, लेकिन ये रॉन्ग है। ये ऋण से धन से ऋण की ओर जाएंगी, लेकिन ऋण से धन की ओर नहीं आ सकती। यानी विद्युत बल रेखाएं सदैव खुला वक्र होती हैं, ये बंद लूप नहीं बना सकती हैं। क्लियर सर? ये प्रॉपर्टी नंबर 4। 5वीं प्रॉपर्टी यानी 5वां गुणधर्म। 5वां गुणधर्म है, एक मिनट साइड में लिख दूं मैं। 5वां गुणधर्म है, इधर लिखा ना, उससे थोड़ा ऑर्डर में जमती है बात। आवेश के समीप विद्युत बल रेखाएं अचानक नहीं टूट सकती। यही यूं कहते हैं, क्या विद्युत बल रेखाओं का अचानक टूटना संभव है? नहीं। विद्युत बल रेखाओं का आवेश के समीप टूटना संभव नहीं है। अगर इनमें टूटन हुई तो जहां ये नहीं है वहां पर विद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा, और ऐसा संभव नहीं है कि आवेश के समीप विद्युत क्षेत्र नहीं हो। तो विद्युत बल रेखाएं अचानक नहीं टूट सकती हैं। ठीक है सर, ये 5 प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 6, अब जैसे मान लो ये प्लस क्यू है, ये बल रेखाएं दिखाई, एक दूसरे को
नहीं काट सकती हैं, तो नहीं काटते हुए दिखा रहे है ना, ये दिखा दी सब, है ना। अब आप देखें, समान आयतन लें दो जगह पर, एक तो आवेश के पास में ले लें, इतना ही आयतन आवेश से दूर ले लें। अब इनको दोनों को इक्वल वॉल्यूम मानिए आप, है ना। आवेश के समीप देखें, इसी आयतन में से गुजरने वाली बल रेखाएं अधिक हैं। दूर जाने पर देखें तो उसी आयतन में से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या कम है। तो इसका मतलब आवेश के समीप बल रेखाओं का घनत्व अधिक होने के कारण विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, लेकिन आवेश से दूर जाने पर विद्युत बल रेखाओं के घनत्व में तेजी से कमी के कारण विद्युत क्षेत्र वीक हो जाता है, यानी तेजी से दुर्बल होता है। अर्थात ये बात बिल्कुल सत्य है, E is proportional to 1/r। देखो कल्पना इतनी सटीक, मैंने आपसे कहा था ना, बहुत शानदार कल्पना है। इस शानदार कल्पना का नमूना देखिए आप कि आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड भी प्रूव कर रही है जो आपने पढ़ा था। क्लियर सर? अब अगली बात है ना, अगली बात मतलब बात नंबर 7 और 8 को ज्यादा तवज्जो मत देना, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 7 पे आइए, विजातीय आवेश, विजातीय का मतलब धन और ऋण, है ना। ये बात थोड़ा समझाने में तकलीफ आती है 7 और 8, इसलिए इसको मैं कहता हूं इस पर ज्यादा ध्यान न दें। विद्युत बल रेखाओं को लचकदार डोरी की भांति माना गया है। अब ये लचकदार डोरी को मतलब अज्यूम कर लो रबर जैसा, है ना, ऐसा अज्यूम कर लो। अब मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, कहीं ना कहीं हर चीज समझाना संभव ही नहीं हो पाता। अब ये लचकदार डोरी धन और ऋण से कनेक्ट है डोरी। अब रबर की डोरी होगी तो रबर क्या करेगा, जब दो वस्तुओं से उसको कनेक्ट करेगा, दोनों को खींच के पास लाएगा। तो सब विजातीय आवेशों के मध्य इन विद्युत बल रेखाओं को लचकदार डोरी की भांति माना गया है, जो आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में एक दूसरे के समीप लाने का प्रयास करती है। इसी को हम आकर्षण कहते हैं, है ना। क्लियर? ये सब 7 प्रॉपर्टी नंबर 8, है ना। वही वाली बात, इस पे भी ज्यादा ध्यान नहीं देना। अगर आवेश सजाती है, ठीक है, तो ये बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे पर पार्श्व दाब आरोपित करती है, दूर धकेलती है। फलस्वरूप आवेश मिलाने वाली रेखा की अनुदिश दूर भागते हैं, यानी बल रेखाएं जहां ये पार्श्व दाब लगता है उसके लंबवत ये आवेश दूर भागते हैं। इसे हम प्रतिकर्षण कहते हैं। तो 7वां और 8वां बहुत ज्यादा क्लियरिफाई नहीं है, अपन ने उसको समझा दिया, है ना। अब कुछ गुणधर्म जो मुझे आपको आगे बताने के लिए, कुछ चीजें समझाने के लिए चाहिए। गुणधर्म नंबर 9, है ना। 9वां गुणधर्म ऐसे समझो, आपने पढ़ रखा है F माध्यम बराबर F निर्वात बटा एप्सिलॉन r, ये आपने पढ़ा हुआ है। क्लियर? अगर मैं Q0 का भाग दे दूं दोनों तरफ, तो आप Q0 का भाग देने के बाद ये लिख सकते हैं E माध्यम, F अपॉन Q को E कहते हैं, इज इक्वल टू E निर्वात अपॉन एप्सिलॉन r। ये संबंध ऐसे लिखा जा सकता है। मैं थोड़ा सा स्पेस चाहिए, मैं उसकी व्यवस्था करता हूं, है ना। क्लियर? ताकि मैं अपनी बात को बहुत तरीके से समझा। तो ये रिलेशन अपन कूलाम के नियम में माध्यम में बल देखते समय ले चुके हैं। अब बात को समझना थोड़ा सा
चालक के लिए, है ना, एप्सिलॉन आर अनंत, इसलिए ई चालक इज इक्वल टू 0। चालक के अंदर से विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरती हैं, यही कह दो चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं प्रवेश नहीं कर सकती हैं। कैसे भी कह दो चालक के अंदर विद्युत बल रेखा नहीं है, तो विद्युत बल रेखा चालक के अंदर से नहीं गुजर सकती, ये इनको गुजरने नहीं देगा, है ना। अगर बात करें विद्युत रोधी की, कुचालक के लिए पराविद्युतांक की, जहां अपन ने बात की, तो पराविद्युतांक कुचालक के लिए ग्रेटर देन 1 है, अपन पढ़ चुके हैं इसको, कूलाम के नियम के साथ ही पढ़ा था। अब देखो ई कुचालक इज लेस देन ए निर्वात, तो सब कुचालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं गुजरती कंफर्म है, क्योंकि ये तो हो ही नहीं रहा कुचालक के, तो कुचालक के अंदर से विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, गुजरती हैं, दिख रहा है साफ, है ना, लेकिन उनकी संख्या निर्वात की तुलना में कम होती है। ये प्रॉपर्टी नंबर 9 है ना। अब आ जाइए प्रॉपर्टी नंबर 10, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 10 अगले एपिसोड के लिए अपने काम आएगी, ध्यान से समझना। समान रूप से आवेशित सतह, है ना, कोई सतह है जो समान रूप से आवेशित है। मैं बात जो कह रहा हूं वो वर्ड टू वर्ड समझना, अधूरी बात मत पकड़ना, है ना। समान रूप से आवेशित सतह से समकोण बनाती हुई विद्युत बल रेखा या तो स्टार्ट होती है, यानी प्रारंभ होती है, या समाप्त होती है। मेरी बात को मैं दिखा देता हूं, तो थोड़ा सीधी बननी चाहिए रेखा, इसलिए मिटाना पड़ा, ठीक है। समान रूप से आवेशित सतह ये भी है, ये भी समान रूप से आवेशित सतह है। लंबे समय तक याद रख सको तो बहुत बेहतर है। अब बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। मैंने आपसे कहा कि ये 3 निकाय हैं, इनके कारण विद्युत क्षेत्र दर्शाओ, तो फेराडे ने कहा कि विद्युत क्षेत्र किससे दर्शाएंगे? बल रेखाओं से। बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं, तो ये परस्पर समांतर होनी चाहिए। बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं, समांतर होनी चाहिए। ऋणावेश तो आती एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं, तो देख लो ये नहीं काटेंगी सब, ये एक दूसरे को नहीं काट सकते, है ना। मैं यही बात आपको समझाने निकला हूं कि अगर सतह समान रूप से आवेशित है तो विद्युत बल रेखाएं सतह के तल के लंबवत या तो स्टार्ट होती है, यानी प्रारंभ होती है, या सतह के तल के लंबवत समाप्त होती है, या तो जाती या आती। ये देखो हर बल रेखा सतह के तल के लंबवत है ना, क्लियर। हर बल रेखा सतह के तल के लंबवत है। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखना कि विद्युत बल रेखाएं चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं, तथा विद्युत बल रेखाएं अगर पृष्ठ समान रूप से आवेशित है तो सदैव सतह के तल के लंबवत होती है। अगर पृष्ठ धनावेशित है तो सतह से जाएंगे, और ऋण आवेशित है तो सतह पर आएंगे। क्लियर सर? इसी में साहब प्रॉपर्टी नंबर 11 यहाँ पे एंड करेंगे अपन, है ना। फिर मैं छोटा मोटा आपको समझा भी दूंगा। 11वीं प्रॉपर्टी में एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए बल रेखाएं समान दूरी पर व समांतर होनी चाहिए। 2 बातें हैं सब, बल रेखाएं समान दूरी पर भी होनी चाहिए और समांतर भी हो। ये तो मेरे तो थोड़ा देखो, ये अंतर कम आ रहा है, बाकी तो ठीक ठाक था मामला, पर ये अंतर कम आ रहा है ना। तो समान दूरी पर वह समांतर बल रेखाएं
अब तो ठीक है ना? समान दूरी पर वह समांतर बल रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं। तो जब भी ऐसा कोई चित्र देखें तो आप समझ जाएं विद्युत क्षेत्र E नियत है ना? अब इसके अलावा किसी भी और प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है, कोई भी और रूप में है, तो आप समझ जाना वह अन्य रिप्रेजेंटेशन असमान विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है। क्लियर सर? ये विद्युत बल रेखाएं समाप्त। अब छोटे मोटे क्वेश्चन से मैं बात को क्लियर करता हूं। विद्युत बल रेखाओं का ये चित्र सही है या नहीं, ये आपको बताना है। धन से बल रेखाएं निकली, ऋण पर खत्म हो रही हैं। ये ऋण है, ये ऋण है, ठीक है, ये धन है, तो धन से निकली, ऋण पर खत्म। बताओ बल रेखाओं का ये चित्र सही है क्या? नहीं है, क्योंकि बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती है। चलो, ये चित्र धन ऋण धन ऋण, धन से निकली, अभी आपको दिखा देता हूं। तीर लगाते ही बाद आंसर पूछा जाएगा, ठीक है? क्या विद्युत बल रेखाओं का ये चित्र सही है? समझ गए होंगे आप, विद्युत बल रेखाओं का ये चित्र सही नहीं है। यहाँ ठीक था, धन से निकल रही है, ऋण पे जा रही है, बिल्कुल सही था। लेकिन यहाँ चक्कर पड़ गया, ऋण से निकल कर कहाँ जा रही है? धन पर। ये संभव नहीं है, तो विद्युत बल रेखाओं का ये चित्रण भी सही नहीं है। चलो आगे चलते हैं। ये समान रूप से आवेशित निकाय हैं, ये समान रूप से आवेशित निकाय हैं। मैंने बोल दिया तो आप समझ लो। ये तल से लंबवत बल रेखाएं हैं जो तल के लंबवत हैं, ठीक है ना? और ये मैंने इसमें एक छोटा सा फिगर और डाल देना है। क्या बल रेखाओं का ये चित्र सही है? तो जब तक मैं ये रेड वाला सीन नहीं डाल रहा था तब तक तो आप कह देते कि ये सही है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था समान रूप से आवेशित है और बल रेखाएं तल के लंबवत हैं, ये मैंने आपसे बोल दिया था। लेकिन जैसे मैंने बीच में बनाया तो ये तो पूरा क्लोज पाथ बन गया, यानी धन से बल रेखाएं ऋण जा रही है, ऋण से धन आ रही है। तो इस बीच वाले लाल को बनाते ही ये चित्र गलत हो गया। अगर ये नहीं बनाता तो ये चित्र सही होने जा रहा था। लास्ट, ये चालक गोला है और ये कुछ बल रेखाएं दिखाई, ये ए दिखाई, ये बी दिखाई, ये बी दिखा दी, है ना, और ये सी भी दिखा दी, और ये लास्ट में डी भी दिखा दी। तो सब ये सी ये डी। आपसे सीधा सा प्रश्न पूछा कि कौन सा चित्र बल रेखाओं वाला सही है, तो सब ए और बी तो सही नहीं हो सकता, क्योंकि चालक के अंदर बल रेखाओं का प्रवेश करना संभव नहीं है। तो ए और बी का तो आप स्पष्ट समझ गए। सी में आप देख रहे हो कि बल रेखा चालक के अंदर नहीं गई, तो आपको लगेगा कि सी चित्र सही है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि चालक तल से बल रेखाएं सदैव समकोण बनाती हैं। तो सब सी भी गलत हो गया, अंदर से तो नहीं गुजर रही लेकिन ये समकोण नहीं बना रही। इसका मतलब सही आंसर डी है। ये बल रेखा अंदर भी नहीं जा रही और चालक समतल से इसका कोण 90 डिग्री है, तो समकोण भी बना रही है। तो कहने का मतलब बल रेखाओं के विभिन्न चित्र, ये सब विद्युत बल रेखा है।